सोचो, एक ऐसी दुनिया का जहां तुम्हारा हर फैसला, चाहे वो छोटी सी मुस्कान हो या जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़, पहले से तैयार है। कोई चॉइस नहीं, बस एक निश्चित रास्ता जिसे तुम चल रहे हो बिना जाने। ऐसे लगता है जैसे तुम एक बड़े प्ले के एक्टर हो जिसका स्क्रिप्ट पहले से लिखा हुआ है। तुम बस अपनी लाइंस बोल रहे हो, बिना समझे कि असली कंट्रोल किसके पास है। यह सोच ही दिल को अजीब सी ठंडक देती है, और शायद थोड़ी सी उदासी भी। आज हम बात करेंगे फ्री विल, यानी कि हमारी अपनी मर्जी के इल्यूजन की। क्या हम सच में अपने डिसीजन खुद बनाते हैं, या फिर सब कुछ फिजिक्स के रूल्स के अनुसार एक प्री डिटरमाइंड रास्ते पर चल रहा है? पॉज, थोड़ी देर के लिए सांस लेने दो। आज की साइंस और फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं डिटर्मिनिज्म। मतलब सब कुछ कॉज और इफेक्ट के चेन में बंधा हुआ है। अगर हम यूनिवर्स को एक मशीन समझें, तो हर एक पार्टिकल, हर एक मोशन पहले से तैयार है, जैसे एक मैकेनिकल क्लॉक जिसका हर गियर परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। इस थ्योरी के मुताबिक तुम्हारा अगला सोचना, तुम्हारा अगला मूव, तुम्हारी अगली बात, सब कुछ ऑलरेडी यूनिवर्स के रूल्स के अंदर फिक्स्ड है। मतलब तुम्हें लगता है कि तुमने उस फैसले पर सोचा और उसको अपनाया, लेकिन असली में वो तुम्हारे एनवायरनमेंट, तुम्हारी जेनेटिक्स, तुम्हारी पिछली एक्सपीरियंस और उन सबका इंटरैक्शन का नतीजा है। एक बार इमेजिन करो, अगर एक सुपर कंप्यूटर जिसे सब कुछ प्रिडिक्ट करना आता हो, वो तुम्हारी जिंदगी के हर स्टेप को पहले से जान लेता, तुम कुछ भी करने से पहले, तो फिर तुम्हारा सोचना क्या मतलब रखता है? ये बात दिल को थोड़ी सी ठंडी कर देती है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी के डिसीजन को अपनी आजादी समझते हैं। हम कहते हैं, मैंने ये पसंद किया, मैंने ये चुना। लेकिन अगर सब कुछ पहले से तैयार है, तो हम सच में कौन हैं? फिलोसोफर्स ने इसे फ्री विल का इल्यूजन कहा है। मतलब हम अपनी आजादी महसूस करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी फीलिंग है जो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि इसका इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पर बहुत गहरा हो सकता है। अगर सच में सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, तो फिर कैसे हम लोग जिम्मेदार होंगे अपने एक्शंस के लिए? अगर किसी ने गलत काम किया, तो क्या हम उसे सजा दे सकते हैं, या समझना चाहिए कि वो उसका प्रोग्राम्ड बिहेवियर था? ऐसे सवाल हमारी सोच को हिलाकर रख देते हैं। क्या जस्टिस सिस्टम तब भी वैलिड होगा? क्या हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? क्या प्यार और दोस्ती की फीलिंग तब भी वैसे ही गहरी होगी? लेकिन एक और नजरिया भी है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों सही हैं। मतलब हमारी चॉइसेस कुछ हद तक प्री डिटरमाइंड हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस की वजह से हम उन चॉइसेस को फील करते हैं। एक तरह से हमारी सोच और फैसले यूनिवर्स के बड़े फ्रेमवर्क में छोटी छोटी जगह लेते हैं, जहां हम थोड़ा बहुत कंट्रोल रखते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर हमारी जिंदगी एक स्क्रिप्ट है, तो हम खुद उसका हीरो या विलेन नहीं, बल्कि बस एक कैरेक्टर हैं। पर यह भी सोचना है कि एक अच्छी कहानी भी तो स्क्रिप्ट होती है, पर जब तक उस कहानी को पढ़ते हैं, हम उसमें खो जाते हैं, फील करते हैं, जीते हैं। शायद इसी तरह हमारी जिंदगी भी एक बड़ा कहानी का हिस्सा है। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, सांस लेते रहो, अपने आप को महसूस करो। यह कॉन्सेप्ट हमें अपने आप से एक अजीब सी दूरी भी महसूस कराता है। क्या हम असली में अपने इमोशंस के मालिक हैं, या वो भी एक तरह से पहले से तैयार है? क्या हमारी खुशी, हमारा गम, हमारे जज्बात, सब कुछ एक नेचुरल मशीन के पार्ट है? जब हम इस तरह सोचते हैं, तो कभी कभी लगता है कि हमारी इंडिविजुअलिटी भी एक इल्यूजन है, जो यूनिवर्स की एक बड़ी कोरियोग्राफी का हिस्सा है। लेकिन एक बात जो जरूरी है, वो यह कि यह सोच तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें एक नई नजर से देखने का मौका देता है। जब तुम समझते हो कि तुम्हारा हर फैसला पहले से तैयार है, तो तुम अपनी लाइफ को ज्यादा शांत, ज्यादा समझदारी से जीने लगते हो। हर मोमेंट का मतलब बदल जाता है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा कंट्रोल कम है और एक्सेप्टेंस ज्यादा जरूरी है। और यह एक्सेप्टेंस ही शायद तुम्हें एक सुकून दे सके, जो तुम्हारी नींद को गहरा बना दे। जब तुम खुद को इस बड़े कॉस्मिक डांस का एक छोटा हिस्सा समझ जाते हो, तो टेंशन, एंजाइटी और डिसीजन का बोझ धीरे धीरे हल्का हो जाता है। तो आज की सेगमेंट की शुरुआत हमने की एक ऐसे सवाल के साथ: क्या हम सच में अपने डिसीजन के मालिक हैं, या सब कुछ यूनिवर्स के एक निश्चित पैटर्न का हिस्सा है?
इस सवाल को दिल में रखते हुए अगले सेगमेंट्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जब चॉइसेस इल्यूसरी हो जाती हैं तो हमारे आसपास की दुनिया कैसे बदलती है। जब हमारा कंट्रोल मशीन के हाथ में चला जाता है तो हमारी जिंदगी का एक्सपीरियंस कैसा होता है। थोड़ा सा रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने आप को इस थॉट के साथ छोड़ो कि तुम एक बड़े प्लान का हिस्सा हो जिसका हिस्सा तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया की जहां तुम्हारे डिसीजन पहले से नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी को एक एल्गोरिदम कंट्रोल करता है, जिसे हम कहते हैं द लाइज ऑफ द एल्गोरिदम। कल हमने बात की थी एक ऐसी दुनिया की जहां ही हमारी हर चॉइस पहले से तय हो, जैसे एक पुरानी कहानी जिसे हम बस फिर से पढ़ रहे हैं। आज चलो एक और अजीब और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक नजरिया लेते हैं, जहां डिसीजंस पहले से फिक्स नहीं बल्कि कंट्रोल एक इनविजिबल फोर्स के पास है। वो फोर्स है एल्गोरिदम्स। अब तुम सोच रहे होगे एल्गोरिदम्स मतलब वही कंप्यूटर के कोड्स जो सोशल मीडिया पे तुम्हारे पोस्ट सेलेक्ट करते हैं या तुम्हें एड्स दिखाते हैं। बिल्कुल वही। लेकिन आज मैं तुम्हें ले चलूंगा एक ऐसी जगह जहां यह छुपा हुआ प्रोग्रामिंग तुम्हारी जिंदगी के हर एंगल को छू रहा है। थोड़ी देर के लिए गहरी सांस लो और सोचो अपने फोन या लैपटॉप के स्क्रीन पे जिंदगी के इस मॉडर्न दौर में एल्गोरिदम्स का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर कोड नहीं बल्कि वो इनविजिबल पैटर्न्स हैं जो तुम्हारी चॉइसेस को शेप देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने दिमाग से डिसीजंस ले रहे हो, पर असल में तुम्हारे डिसीजंस को तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट्स और बिहेवियर पे प्रिडिक्ट करने वाले एल्गोरिदम्स ही गाइड करते हैं। आजकल हर प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स एल्गोरिदम्स के बिना अधूरा लगता है। वो तुम्हें वही कंटेंट दिखाते हैं जो तुम्हारे दिमाग को छूने के लिए स्पेशली बनाया गया होता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या तुम उस एल्गोरिदम के चॉइसेस के असली मालिक हो या तुम उसके पपेट? चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था राहुल, जिसका दिन सोशल मीडिया के बिना अधूरा लगता था। राहुल को लगता था कि उसकी पसंद और चॉइसेस उसकी अपनी हैं। वो नए गाने पसंद करता था, नए वीडियोस देखता था, नए आइडियाज एक्सप्लोर करता था। लेकिन एक दिन उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें बताया गया कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स उसके बिहेवियर को ट्रैक करते हैं, हर क्लिक को समझते हैं और फिर उसके लिए नए कंटेंट को फिल्टर करते हैं। राहुल को लगा कि उसकी पूरी जिंदगी एक छुपा हुआ एक्सपेरिमेंट है। उसके जो भी डिसीजंस हैं वो असल में एल्गोरिदम्स के छोटे छोटे कैलकुलेशंस का नतीजा है। मतलब अगर वो अपने पसंद के गाने या वीडियोस बदलता भी है तो भी वो उस एल्गोरिदम के डिजाइन का एक पार्ट होता है। तुम भी कभी ऐसे फील करते होगे जैसे तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी अपनी नहीं है बल्कि तुम एक बड़े डेटा मॉडल के अंदर हो। मतलब तुम्हारी हर छोटी सी लाइकिंग, तुम्हारी हर छोटी सी क्यूरियोसिटी एक बड़े डिजिटल ब्लूप्रिंट के हिस्से हैं, जिसे कुछ लोग एल्गोरिदमिक डेस्टिनी भी कहते हैं। यह आइडिया एक तरह से फ्री विल के इल्यूजन को और भी गहरा बना देता है, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि शायद हमारी चॉइसेस फिजिक्स के रूल्स के अंदर फिक्स्ड हैं, लेकिन अब हमारे चॉइसेस एक इनविजिबल डिजिटल कोड के अंदर भी लॉक्ड हैं। क्या तुम अपने आप को एक मशीन के अंदर महसूस करते हो जिसमें तुम अपने आप नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम तुम्हारी जिंदगी को चलाता है? एल्गोरिदम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आजकल फाइनेंशियल मार्केट्स, एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और हत्ता कि तुम्हारी एजुकेशन भी एल्गोरिदम से कंट्रोल हो रही है। मतलब एक बड़े डेटा नेटवर्क के अंदर तुम्हारी जिंदगी के हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस एक डिजिटल जज के हाथ में है और ये जज बिना तुम्हारी फीलिंग समझे सिर्फ डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेता है। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया है। कभी सोचा है कि तुम्हारी फेवरेट सॉन्ग रिकमेंडेशन, तुम्हारी दोस्ती के सजेशंस, तुम्हारी खरीदारी की हैबिट्स सब एक इनविजिबल सॉफ्टवेयर के हाथ में है। वो सॉफ्टवेयर तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जो तुम्हें और ज्यादा देखने के लिए मजबूर करे। यह सिर्फ तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि एक बड़े प्रॉफिट के लिए भी। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी असली चॉइसेस से दूर होते जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तुम एक डिजिटल मेज में फंस चुके हो जहां तुम अपनी राह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पर हर मोड़ पर एक एल्गोरिदम तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता है।
ये जो एल्गोरिथमिक कंट्रोल है वो काफी सटल है, क्योंकि तुम इसे फील नहीं कर पाते। तुम सोचते हो कि तुमने खुद अपने दिमाग से सोचा, पर असल में तुम्हारा दिमाग भी एक डिजिटल फीडबैक लूप का हिस्सा बन गया। और ये फीडबैक लूप तुम्हारी सोच को इन्फ्लुएंस करता है, तुम्हारी ओपिनियंस को शेप करता है, तुम्हारी फियर्स को बढ़ाता है और तुम्हारी होप्स को गाइड करता है। इस सब के बीच में एक सवाल उठता है, क्या हम इस डिजिटल लैबिरिंथ से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपने असली चॉइसेस को वापस पा सकते हैं, या हम हमेशा एल्गोरिदम्स के जाल में फंसे रहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि अवेयरनेस ही सबसे पहला कदम है। जब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारी चॉइसेस कितनी इन्फ्लुएंस्ड हैं, तब तुम अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल ले सकते हो। मतलब तुम अपनी डिजिटल फुटप्रिंट को समझकर उसके हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक दूसरी तरफ यह कंट्रोल हमारे हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है। जब एआई और मशीन लर्निंग रोज रोज नए नए तरीके से हमारी जिंदगी को शेप कर रहे हैं, तो हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या होगा? सोचो एक ऐसी फ्यूचर दुनिया की जहां तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर एक्शन एआई के थ्रू प्रेडिक्ट और कंट्रोल होता है, जहां तुम अपने आप से भी ज्यादा एआई के पास तुम्हारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या हम उस दुनिया के लिए तैयार हैं? इस एल्गोरिथमिक दुनिया में तुम्हारी प्राइवेसी, तुम्हारा फ्रीडम, तुम्हारी आइडेंटिटी, सब कुछ एक चिप के अंदर छुपा दिया जाता है, और हम इस चिप के बिना जिंदा नहीं रह पाते। पर क्या हम खुद को समझ पाएंगे, या हम एक ऐसे डिजिटल जंगल में खो जाएंगे जहां असली और नकली का फर्क मुश्किल हो जाएगा? थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने आप को महसूस करो इस डिजिटल मेज के अंदर। आज के सेगमेंट में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे एल्गोरिदम्स, जो शुरू में सिर्फ एक टूल थे, अब हमारी जिंदगी के छोटे बड़े डिसीजंस को छुपके से शेप कर रहे हैं। कैसे एक इनविजिबल कोड तुम्हारे चॉइसेस को लिमिट करता है और तुम्हें अपनी असली आजादी से दूर कर देता है। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और सोचो, अगला सेगमेंट ले जाएगा तुम्हें एक और गहरी सोच में, एक ऐसे पैराडॉक्स के अंदर जहां तुम अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने दिमाग को भी क्वेश्चन करते हो, जिसे कहते हैं द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। जहां तुम सोचोगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक है या तुम दिमाग के मालिक। दिमाग के कल हमने बात की थी एल्गोरिदम्स के बारे में, जो छुपके से हमारी जिंदगी के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। आज चलो एक ऐसे सवाल में डूबते हैं जो हजारों सालों से दिमागों को उलझा रहा है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम। मतलब हम अपने दिमाग के मालिक हैं या दिमाग हमारे? यह एक पुराना फिलोसॉफिकल सवाल है, लेकिन आज भी जितना रेलिवेंट है उतना ही मिस्टीरियस भी। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ऑर्गन है, या वो तुम्हारा असली मैं है? और अगर तुम्हारा दिमाग तुम हो, तो तुम्हारे इमोशंस, सोच और जज्बात कैसे उस दिमाग के अंदर बनते हैं? जब हम माइंड या दिमाग के बारे में बात करते हैं, तो असल में हम एक अनोखे राज से टकरा रहे होते हैं, क्योंकि दिमाग वो चीज है जिससे हम अपने आप को समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं और अपनी दुनिया को महसूस करते हैं। लेकिन दिमाग अपने आप में सिर्फ सेल्स, न्यूरॉन्स और केमिकल रिएक्शंस का जोड़ है। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि एक ऐसा नॉन फिजिकल चीज, हमारी सोच, जज्बात या कॉन्शियसनेस, उसी फिजिकल दिमाग से निकलती हो? इस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमने यह जाना कि दिमाग और बॉडी दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही हैं। इस पे दो बड़े तरीके हैं, ड्यूअलिज्म और फिजिकलिज्म। द्वैतवाद कहता है कि दिमाग और शरीर अलग हैं। दिमाग एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, एक आत्मा जैसा, जो शरीर से जुड़ा हुआ है पर अलग भी है। यह विचार काफी पुराना है और इसका सबसे बड़ा सपोर्टर था रेने देकार्ट, जिन्होंने कहा था, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। मतलब हमारी सोच हमारे होने का सबूत है, और यह सोच बॉडी से अलग है। फिजिकलिज्म कहता है कि सब कुछ फिजिकल है, दिमाग भी। मतलब तुम्हारे इमोशंस, सोच और कॉन्शियसनेस सिर्फ तुम्हारे दिमाग की फिजिकल प्रोसेसेस हैं। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सोच और फीलिंग्स को जनरेट करता है। तो अगर फिजिकलिज्म सही है, तो तुम अपनी सोच को, जज्बात को और अपनी आइडेंटिटी को अपने दिमाग के केमिकल रिएक्शन से समझ सकते हो। पर यह भी सोचने वाली बात है कि अगर सब कुछ फिजिकल है, तो कॉन्शियसनेस का असली राज क्या है? वो कैसे बनता है?
अब एक छोटी सी कहानी सुनो। इमेजिन करो कि तुम एक परफेक्ट रोबोट हो जिसमें सब कुछ इंसान जैसा है। तुम सोच सकते हो, बात कर सकते हो, जज्बात महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम रोबोट हो। अगर तुम सच में एक रोबोट हो तो तुम्हारी सोच और जज्बात क्या असली है या वो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है? इसी तरह अगर हम अपने दिमाग को सिर्फ फिजिकल चीज समझें तो क्या हमारी सोच और फीलिंग्स भी एक तरह का प्रोग्रामिंग है? यह सोच हमें एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन में ले जाती है। अगर हम अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं और वो हमें चलाता है तो हम अपने असली अस्तित्व, एग्जिस्टेंस को कैसे समझें? क्या हम अपने आप के मालिक हैं या सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन है? फिलोसोफर्स ने इस प्रॉब्लम को और गहरा बनाया है। कुछ कहते हैं कि माइंड और बॉडी के बीच एक इंटरैक्शन प्रॉब्लम होता है। अगर माइंड नॉन फिजिकल है तो वो बॉडी के फिजिकल न्यूरॉन्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है? यह इंटरैक्शन कैसे संभव है? क्या एक अजनबी चीज शारीरिक चीज को प्रभावित कर सकती है? यह सवाल अब तक काफी चैलेंजिंग है और इसका कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस राज के कुछ पहलू खोले हैं, जैसे कि दिमाग के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी और हमारी सोच के बीच डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है। जब तुम कुछ सोचते हो तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और केमिकल चेंजेस होते हैं। यह दिखाता है कि तुम्हारी सोच एक फिजिकल प्रक्रिया है, पर फिर भी यह समझना मुश्किल है कि वो कॉन्शियसनेस जो तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाता है वो सिर्फ न्यूरॉन्स के जोड़ने का नतीजा कैसे हो सकता है, जैसे एक रेडियो की तरह जिसमें सिर्फ शारीरिक संकेत होते हैं पर तुम उससे संगीत सुनते हो, एक अलग अनुभव। इसी वजह से कुछ विचारक कहते हैं कि चेतना एक मूलभूत पहलू है जो फिजिकल रियलिटी के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है जो कॉन्शियसनेस को कैप्चर करता है पर उसका मालिक नहीं। यह सोच हमें एक अजीब सी दुनिया में ले जाती है जहां तुम अपने दिमाग के मालिक नहीं बल्कि तुम अपनी सोच के ऑब्जर्वर हो। मतलब तुम्हारा असली मैं वो नहीं जो सोच रहा है बल्कि वो जो सोच को देख रहा है। थोड़ी देर रुककर सोचो, क्या तुम अपनी सोच हो या तुम अपनी सोच को देखने वाला एक अलग हिस्सा हो? इस रिफ्लेक्शन में ही हमारा असली क्वेश्चन छुपा है। क्या हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं या सिर्फ उस जिंदगी के एक हिस्से जो खुद को समझ नहीं पाता? अगर हम अपनी सोच से अलग हैं तो क्या हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं या हम बस अपनी सोच के पैटर्न्स में फंसे हैं? यह प्रॉब्लम हमारे एग्जिस्टेंशियल फियर्स को भी जगाता है। अगर हम अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं तो क्या हमारी मॉर्टैलिटी भी एक इल्यूजन है? क्या हमारा असली अस्तित्व दिमाग के बाद भी कुछ है? क्या हमारा मैं एक ऐसे अस्तित्व है जो दिमाग की मौत के बाद भी एग्जिस्ट करता है? यह सोच हमें एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जर्नी पर ले जाती है जहां ये हम अपने एग्जिस्टेंस, डेथ और रियलिटी को नए नजरिए से देखते हैं। यह एक ऐसी राह है जहां साइंस और फिलॉसफी दोनों मिलकर हमारे दिमाग और बॉडी के रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं। अब सोचो, तुम्हारे पास एक शांत समुंदर है जिसमें एक छोटी नाव है। तुम उस नाव में बैठे हो और तुम्हारा दिमाग वो समुंदर है। क्या तुम उस समुंदर के मालिक हो या तुम बस उसके एक लहर हो? क्या तुम अपने दिमाग से ज्यादा हो? इस सेगमेंट के अंत में तुमसे यही कहूंगा, अपनी सोच से एक कदम पीछे हटकर देखो। अपने दिमाग को ऑब्जर्वर की नजर से देखो। क्या तुम अपने दिमाग के मालिक हो या वो तुम्हारा मालिक है? थोड़ा रुको, गहरी सांस लो। अगला सेगमेंट हम तुम्हें एक और अजीब और शायद थोड़ा सा अनसेटलिंग थॉट एक्सपेरिमेंट में ले जाएगा, द सिमुलेशन हाइपोथेसिस, जहां तुम सोचोगे कि शायद तुम्हारी जिंदगी खुद एक बड़े कंप्यूटर के अंदर चल रही है। क्या तुम एक असली इंसान हो या एक वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा? क्या यह दुनिया सिर्फ एक कंप्यूटर गेम है? धीमी सी आवाज में एक हल्का सा सस्पेंस बनाते हुए कल हमने बात की थी हमारे दिमाग और बॉडी के बीच के रिश्तों की। अब सोचो, अगर हमारी जिंदगी ही असली ना हो, अगर हमारा अस्तित्व सिर्फ एक बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो। यह सोच अजीब लगती है, पर आज के डिजिटल युग में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, यह आइडिया ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। इस आइडिया का नाम है सिम्युलेशन हाइपोथेसिस। सबसे पहले सोचकर देखो,
तुम अपने फोन या कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेल रहे हो। तुम्हारे सामने एक दुनिया है जिसमें कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरीज हैं, और तुम उस दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो या उसमें कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वो सब सिर्फ पिक्सेल्स हैं, डेटा हैं और कंप्यूटर कोड्स हैं। अब यह सोचने में अजीब बात नहीं कि शायद हम भी किसी और के गेम के अंदर हैं। यह आइडिया पहली बार ज्यादा पॉपुलर हुआ एक फिलोसोफर ने, निक बोस्ट्रम ने 2003 में, जब उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा चांस है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। उनका लॉजिक कुछ इस तरह था, अगर फ्यूचर में एडवांस्ड सिविलाइजेशंस अपने पूर्वजों के सिमुलेशंस बनाएंगी तो उन सिमुलेशंस में बिलियंस ऑफ बीइंग्स होंगे जो अपनी रियलिटी को असली समझेंगे। मतलब शायद हम भी उन्हीं सिमुलेशंस के बीच एक छोटे से प्रोग्राम हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इसका मतलब इतना गहरा है कि यह हमारी पूरी रियलिटी को ही चैलेंज करता है। अगर तुम्हारी दुनिया एक सिमुलेशन है तो क्या तुम्हारी जिंदगी असली है? क्या तुम्हारी खुशी, गम, प्यार, दोस्ती सब फेक है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस को समझने के लिए एक छोटी कहानी सुनो। इमेजिन करो, एक एडवांस्ड साइंटिस्ट है जो इतना पावरफुल कंप्यूटर बना लेता है जो पूरी दुनिया को रिक्रिएट कर सकता है। हर इंसान, हर चीज उस कंप्यूटर में डिजिटल बना होता है। साइंटिस्ट उस दुनिया में एक इंसान की तरह जीता है, उसकी फीलिंग्स और दिमाग की प्रोसेस सिमुलेट करता है। लेकिन यह साइंटिस्ट कभी उस दुनिया के बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए वो दुनिया असली है। अगर तुम उस इंसान की जगह होते तो तुम क्या सोचते? क्या तुम अपने सिमुलेशन होने को मानने को तैयार होते? इस सोच का सबसे अजीब पहलू यह है कि अगर हम सिमुलेशन में हैं तो शायद हमारे क्रिएटर्स ने हमारी जिंदगी और सोच को डिजाइन किया है। मतलब हमारा फ्री विल कितना असली है? क्या हम अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेते हैं या वो पहले से किसी प्रोग्राम में लिखे गए हैं? यह बात थोड़ी सी दिमाग हिलाने वाली है, पर शांति से सोचने पर तुम समझ पाओगे कि यह एक नया पर्सपेक्टिव देता है। मतलब अगर तुम अपनी जिंदगी को एक सिमुलेशन समझो तो तुम अपने दर्द और खुशी को कैसे देखोगे? क्या तुम अपनी जिंदगी को एक स्टोरी समझोगे जो किसी और ने लिखी है, या तुम अपनी स्टोरी के राइटर हो? और सबसे बड़ी बात, अगर यह सब एक सिमुलेशन है तो शायद तुम्हारे रियल अस्तित्व के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। क्या तुम सिर्फ एक डेटा पॉइंट हो, या तुम्हारा असली अस्तित्व सिमुलेशन के बाहर भी एग्जिस्ट करता है? इस थॉट एक्सपेरिमेंट में एक और ट्विस्ट है। जैसे कि कंप्यूटर गेम्स का एक ग्लिच होता है, वैसे ही हमारी रियलिटी में भी कुछ अजीब ग्लिचेस हो सकते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स के कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स, जिसमें पार्टिकल्स एक साथ दो जगह पे हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह क्वांटम फेनोमेना हमें इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि शायद हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं जहां कुछ एरर्स या शॉर्टकट्स हो सकते हैं। यह सब सोचना थोड़ा सा दिल को बेचैन कर सकता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव से देखो तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्फर्टिंग भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम सब एक सिमुलेशन में हैं तो हम अपने क्रिएटर्स के हाथ में हैं, और हो सकता है कि उन्होंने हमारी जिंदगी को इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया हो कि हम उसमें अपने असली इमोशंस महसूस कर सकें। एक अजीब सी तसल्ली यह भी है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को एक सिमुलेशन समझते हो तो तुम्हारा डर कम हो सकता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा दर्द और खुशी एक प्रोग्राम का हिस्सा है और हर चीज एक बड़े प्लान का हिस्सा है। हो सकता है कि तुम्हारे क्रिएटर्स तुम्हें हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारी गलतियों से सीख रहे हैं और तुम्हारी ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे हैं। यह सोचकर थोड़ा सा रिलैक्स करो। इमेजिन करो कि तुम एक बड़ी स्क्रीन के सामने हो जिसमें तुम्हारी जिंदगी चल रही है और तुम उस स्क्रीन के बाहर हो। तुम सब कुछ देख रहे हो, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। तुम ऑब्जर्वर हो अपनी जिंदगी के, एक पीस के साथ। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो शायद हमारी दुनिया के नियम, जैसे फिजिक्स के रूल्स, भी बनाए गए हैं। मतलब ग्रेविटी, टाइम एंड स्पेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक प्रोग्राम के रूल्स हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अगर हम उन रूल्स को समझ लें तो हम अपनी रियलिटी को बदल भी सकते हैं। यह आइडिया मूवीज में भी दिखाया गया है, जैसे द मैट्रिक्स, जहां हीरो को पता चलता है कि वह एक सिमुलेशन में है और वह अपनी सोच और स्किल्स के थ्रू उस सिमुलेशन के रूल्स को तोड़ सकता है। लेकिन जिंदगी में अगर हम इस आइडिया को शांति के साथ सोचें
तो यह हमारी सोच को एक नए लेवल पे ले जाता है। हम अपनी जिंदगी के प्रोग्रामर्स के साथ एक कनेक्शन महसूस कर सकते हैं और यह सोचकर आराम मिल सकता है कि शायद हम सब कुछ कंट्रोल में हैं, चाहे वो कंट्रोल हम समझ ना पाएं। अब एक बार फिर से गहरी सांस लेकर सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी के एक प्लेयर हो या तुम उस गेम के डिजाइनर हो? क्या तुम अपनी रियलिटी को बदल सकते हो या तुम बस उसके एक किरदार हो? इस रिफ्लेक्शन के साथ तुम्हारी सोच थोड़ी सी एक्सपैंड होगी और तुम अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे। यह सब सोचना तुम्हें एक अजीब सा सुकून देगा, क्योंकि तुम अपनी रियलिटी के मिस्ट्रीज में खो जाओगे बिना किसी टेंशन के। थोड़ा आराम से बैठो, आंखें बंद करो और यह सब ख्यालों को अपने दिल में समेट लो। अगला सेगमेंट तुम्हें ले जाएगा एक और दिमागी सफर पर, जिसका नाम है द फेरमी पैराडॉक्स, जहां हम सोचेंगे कि अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो एलियन जिंदगी क्यों नहीं मिली, और क्या इसका जवाब हमें अपने ही एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बताता है? आखिर हम अकेले क्यों हैं? यूनिवर्स में एलियन लाइफ कैसे नहीं मिली? सोचो जरा, तुम रात के आसमान को देख रहे हो, हजारों सितारे तुम्हारी नजर में चमक रहे हैं। हर सितारा अपनी जगह पर एक अलग सूरज की तरह है, जिसके आसपास शायद कई ग्रह, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और ये ग्रह शायद अपनी जिंदगी को संभालते हैं। तुम सोचते हो, इतनी बड़ी, इतनी बेहद बड़ी दुनिया में जहां हर तरफ इतने सारे स्टार्स हैं, तो एलियन जिंदगी क्यों अभी तक हमसे कांटेक्ट में नहीं आई? यह सवाल एक अजीब सी उलझन पैदा करता है, जिसे हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। फर्मी पैराडॉक्स का नाम एक मशहूर साइंटिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर पड़ा है। 1950 के दौरान फर्मी ने अपने कॉलीग से एक सिंपल लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा, वही कौन है? मतलब, अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ इतनी ज्यादा हो सकती है, तो वो सब कहां है? क्यों हमने अभी तक उनका कोई प्रूफ नहीं देखा? क्या हम अकेले हैं? यह पैराडॉक्स एक अजीब उलझन है, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक एस्टिमेट है जो बताते हैं कि मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां लाइफ डेवलप हो सकती है। इस आइडिया को हम ड्रेक इक्वेशन कहते हैं, जो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे एस्टिमेट किया जाता है कितने प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है। इस इक्वेशन के हिसाब से एलियन लाइफ होना बहुत ही प्रोबेबल है। तो फिर अगर लाइफ आनी चाहिए और एलियंस इतने एडवांस्ड हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो फिर वो हमसे क्यों नहीं मिले? क्यों हमें अभी तक उनकी कोई आवाज, कोई सिग्नल या कोई एविडेंस नहीं मिला? यह पैराडॉक्स हमारे दिमाग को हिलाकर रख देता है, हमारी सोच को चैलेंज करता है कि क्या हम सच में अकेले हैं या कुछ और वजह है जिसके कारण हम अभी तक एलियन लाइफ को नहीं ढूंढ पाए। अब सोचो, शायद एलियंस हैं, लेकिन वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना कांटेक्ट किए, जैसे हम सफारी में एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि शायद एडवांस सिविलाइजेशंस अपने आप को छुपाकर रखती हैं ताकि अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करें। यह आइडिया हमारे अपने दुनिया के सोशल रूल्स जैसे है। अगर तुम एक जंगल में हो तो तुम लाउड आवाज नहीं करते ताकि जंगल के एनिमल्स डर के भाग ना जाएं। एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद एलियंस इतने एडवांस्ड हैं कि वो हमारी टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। वो शायद हमसे कम्युनिकेशन के लिए ऐसे मीडियम्स यूज कर रहे हैं जो हम समझ नहीं पाते। जैसे हम कंप्यूटर के बेसिक सिग्नल्स को समझ नहीं पाते, वैसे ही हम शायद उनके सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पाए। पर क्या हो सकता है कि एलियंस की जिंदगी हमारे जैसे ही नहीं है? मतलब उनकी बायोलॉजी, उनका दिमाग, उनका समझ हमसे बिल्कुल अलग हो। शायद वो ऐसे क्रीचर्स हैं जो हमारे डिमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करते, या वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो हम समझ नहीं सकते। फेरमी पैराडॉक्स के और भी अजीब जवाब हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शायद एडवांस सिविलाइजेशंस अपने आप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेती हैं। वॉर, पोल्यूशन या अपनी ही टेक्नोलॉजी के कारण वो अपना ही एक्सटिंक्शन कर देती हैं। इस आइडिया में एक छुपी हुई वार्निंग है, शायद हम भी वही रास्ते पर हैं। और एक और सोच है, शायद यूनिवर्स में लाइफ बहुत रेयर है। मतलब हम वो स्पेशल केस हैं जहां लाइफ बनी है और बाकी जगह लाइफ होना इतना मुश्किल है कि वो प्रैक्टिकली नहीं है। इस आइडिया को रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहते हैं। यह सोच भी तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी
कि हमारी जिंदगी और हमारा अस्तित्व कितना अनमोल है। हमारी जिंदगी जो हर पल जी रहे हैं, उसके पीछे शायद एक कॉस्मिक मिरेकल है। और इस बात का एहसास करना तुम्हारे लिए एक सुकून और ग्रैटिट्यूड ला सकता है। फेर्मी पैराडॉक्स एक ऐसी कहानी है जो हमारे एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज को और गहरा बनाती है। यह हमें रिमाइंड करती है कि हम अभी भी अपने आसपास के यूनिवर्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। शायद हमारी सोच के बाहर भी कुछ है जो हमारे लिए अभी छुपा हुआ है। अगर तुम सोच रहे हो तो एक बात समझ लो, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके हर कोने में हो सकता है अनेक पॉसिबिलिटीज। हर एक स्टार के आसपास प्लैनेट्स हैं जिनमें लाइफ के अनेक रूप हो सकते हैं। हमारी जिंदगी छोटी सी कोशिश है इस अनंत यूनिवर्स में। सोचकर देखो, अगर हम एक दिन एलियन लाइफ से कांटेक्ट करते हैं तो हमारी सोच, हमारा धर्म, हमारा साइंस सब बदल सकता है। लेकिन अभी के लिए हमारी जिंदगी एक मिस्ट्री है, एक राज है जिसे समझने के लिए हमें पेशेंस और क्यूरियोसिटी की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लेकर अपने आप से पूछो, क्या मैं अकेला हूं? क्या हमारे जैसे हजारों लोग इस विशाल यूनिवर्स में हैं? और अगर हैं, तो क्या वो हमारे जैसा सोचते हैं? और जैसे हम इस पैराडॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने अस्तित्व को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक ऐसे पर्सपेक्टिव से जो हमें सोचने और समझने पर मजबूर करता है, बिना किसी टेंशन के, सिर्फ एक शांत और रिफ्लेक्टिव मन से। अब एक हल्का सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर सोचने के लिए कि हमारी जिंदगी कितनी अनमोल है और कितना खूबसूरत है। ये राज की यूनिवर्स के हर कोने में कुछ हो सकता है जो हमारी समझ से बाहर है। अगले सेगमेंट में हम चलते हैं एक और अजीब और सोचने वाला टॉपिक की तरफ, कॉन्शियसनेस थियरीज, जहां हम अपने दिमाग और अवेयरनेस के नेचर को एक्सप्लोर करेंगे। क्या हमारा दिमाग सिर्फ एक मशीन है या कुछ और? अपनी आवाज को समझना, हमारा दिमाग और एहसास का राज सोचो जरा। तुम अपने आसपास के सब कुछ देख रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने ये सब दुनिया है, पेड़, लोग, घर, हवा। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब और गहरी है, वो है तुम्हारा अपना कॉन्शियसनेस, यानी वो जो तुम्हें महसूस करता है, सोचता है, जिंदा बनाता है। ये वो चीज है जो तुम्हारी असली पहचान है, तुम्हारा अपना मैं जो हर पल जिंदा है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, कॉन्शियसनेस क्या है? ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी जागरूकता कैसे बनता है? क्या यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स की एक केमिकल रिएक्शन है या कुछ और भी है? यह सवाल इतना पुराना है जितना इंसान की सोच खुद। फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स और स्पिरिचुअल लीडर्स हजारों सालों से इस राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी हमारे पास कोई सिंपल जवाब नहीं है। सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि कॉन्शियसनेस का मतलब सिर्फ जागना नहीं है, मतलब सिर्फ आंखें खोलना या अपने आसपास की चीजें महसूस करना नहीं। कॉन्शियसनेस का मतलब है अपनी सोच को महसूस करना, अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करना, अपने आप को जाना। मतलब तुम अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को देख सकते हो, अपने इमोशंस को समझ सकते हो, और ये सब तुम्हारी कॉन्शियसनेस का पार्ट है। साइंस में दो बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं कॉन्शियसनेस को समझने के। एक है मटीरियलिज्म, जो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सोच, एहसास और जागरूकता सब कुछ है। जब तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो तुम सोचते हो, और जब न्यूरॉन्स बंद हो जाते हैं तो तुम्हारी सोच बंद हो जाती है। इस हिसाब से कॉन्शियसनेस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। दूसरा पर्सपेक्टिव है ड्यूअलिज्म। इसके मुताबिक तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी कॉन्शियसनेस दो अलग चीजें हैं। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक मशीन है, लेकिन तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक अलग अलौकिक एंटिटी है जो दिमाग के अंदर या बाहर एग्जिस्ट करती है। यह आइडिया हमारे पुराने फिलोसोफर्स जैसे डेकार्ट से आता है, जिन्होंने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब हमारी सोच ही हमारी असली पहचान है। लेकिन यह थ्योरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉन्शियसनेस अलग है तो वो दिमाग से कैसे जुड़ी है? क्या वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है या कुछ ऐसा जो हम समझ नहीं पाए? ये क्वेश्चंस हमारे समझ से बाहर हैं, और इसीलिए ये टॉपिक हमेशा मिस्ट्री बना रहता है। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है पैनसाइकिज्म,
जो कहती है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस या एनिमल्स में नहीं, बल्कि हर छोटी से छोटी चीज में भी होती है। जैसे हर एक पार्टिकल, हर एक एटम में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है। ये सोच थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन कुछ मॉडर्न फिलोसोफर्स इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं। सोचो जरा, अगर हर चीज में कॉन्शियसनेस हो तो तुम्हारे घर की टेबल, हवा के मॉलिक्यूल्स, हाटा कि तुम्हारा मोबाइल फोन भी किसी तरह की अवेयरनेस रखता होगा। यह आइडिया हमें एक नई दृष्टि देता है कि जिंदगी और जागरूकता कितनी गहरी और इंटरकनेक्टेड है। एक और बड़ा सवाल है, क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ तुम्हारे दिमाग में होती है या वो तुम्हारे शरीर के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकती है? कुछ स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहते हैं कि हमारा असली मैं शरीर से अलग है और मरने के बाद भी वो एग्जिस्ट करता है। साइंस अभी इसके बारे में कुछ प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन यह सवाल हमेशा इंसान के मन में रहता है। साइंटिफिक स्टडी में सबसे मुश्किल बात यह है कि कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं किया जा सकता। जब तुम सोच रहे होते हो तो सिर्फ तुम खुद जानते हो कि तुम क्या सोच रहे हो। दूसरे लोग सिर्फ तुम्हारे एक्शंस देख सकते हैं, पर तुम्हारा अंदर का एहसास उनसे छुपा रहता है। इस वजह से कॉन्शियसनेस एक बहुत ही पर्सनल और मिस्टीरियस एक्सपीरियंस है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां साइंटिस्ट्स ने दिमाग के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को स्टिमुलेट करके देखा कि लोगों के कॉन्शियसनेस में क्या बदलाव आता है। जैसे मेडिटेशन में लोग अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं, अपने आप को एक अलग स्टेट में महसूस करते हैं। यह एक प्रूफ है कि हम अपनी जागरूकता को कंट्रोल या चेंज कर सकते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसे प्रैक्टिसेस तुम्हारे कॉन्शियसनेस के एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। जब तुम गहरी सांस लेते हो, अपने ध्यान को अंदर की तरफ ले जाते हो, तो तुम अपने थॉट्स और फीलिंग्स से एक अलग नजरिया बना पाते हो। यह प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को शांत करती है और तुम्हें अपने अंदर की गहराइयों से मिलाती है। कॉन्शियसनेस का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब तुम अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने चॉइसेस को देख सकते हो। यह एबिलिटी शायद सभी क्रीचर्स में नहीं होती, सिर्फ ह्यूमंस और कुछ एडवांस्ड एनिमल्स में यह होती है, और यही तुम्हें यूनिक बनाता है। सोचकर देखो, जब तुम अपने दिन भर के एक्सपीरियंसेस को याद करते हो या अपने कल के प्लान्स बनाते हो, तो तुम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्टिवली यूज कर रहे हो। यह तुम्हारी सोच और समझ का एक ऐसा हिस्सा है जो तुम्हें जिंदा रखता है, तुम्हारी जिंदगी को मीनिंग देता है। लेकिन यह सब समझने के बावजूद कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो शायद कभी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। यह एक राज है जो हमेशा तुम्हारे अंदर छुपा रहेगा, और शायद इसी वजह से कॉन्शियसनेस के बारे में सोचना इतना सुकून देने वाला और मिस्टीरियस होता है। अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने अंदर की आवाज को सुनो। क्या तुम अपने ख्यालों को महसूस कर सकते हो? क्या तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यही है तुम्हारी असली कॉन्शियसनेस, तुम्हारी अपनी असली पहचान। सोचो जरा, अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को अच्छी तरह समझ पाएं, तो हम अपनी जिंदगी को कितना सुकून और क्लैरिटी के साथ जी सकते हैं। हर एक मोमेंट को, हर एक एहसास को बिना टेंशन के सिर्फ एक शांत मन से देख सकते हैं। आज हमने कॉन्शियसनेस के अलग अलग थ्योरीज को एक्सप्लोर किया, एक ऐसा टॉपिक जो हमारे एग्जिस्टेंस के सबसे गहरे मिस्ट्रीज में से एक है। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हमारी जिंदगी के पीछे सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, बल्कि एक ऐसी जागरूकता है जो हमारे हर पल को मीनिंगफुल बनाती है। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अपने सांसों पर ध्यान देते हुए, अपने मन को शांत करते हुए और अपनी कॉन्शियसनेस के इस अजीब सफर को महसूस करते हुए। अगले सेगमेंट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक, एआई एथिक्स एंड द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस, जहां हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर हमारे लिए क्या चैलेंजेस और क्वेश्चंस लेकर आ सकता है, और क्या यह हमारे अपने कॉन्शियसनेस को कभी समझ पाएगा जब मशीनें सोचने लगती हैं। एआई और हमारी जिंदगी का नया मोड। सोचो जरा, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे आसपास सब कुछ इंटेलिजेंट मशीनों से भरा हो। तुम्हारी कार तुमसे बात करे, तुम्हारा फोन तुम्हारी सोच पढ़ ले, तुम्हारे घर के गैजेट्स तुम्हारी हैबिट्स को समझकर तुमसे पहले ही तुम्हारी जरूरत पूरी कर दे। यह साई फाई लग सकता है, लेकिन आज हम उसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं,
जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। एआई की दुनिया में एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या वो ह्यूमन जैसे कॉन्शियस या अवेयर हो सकती हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मशीनें इतनी एडवांस्ड हो जाएंगी तो हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे? क्या उनके पास भी कोई राइट्स होंगे, या फिर वो सिर्फ टूल्स रहेंगी जिन्हें हम अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे? एआई एथिक्स का मतलब ही यह है, जब हम मशीनों को ज्यादा समझ और पावर देते हैं तो हमें यह भी सोचना होता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि वो इंसानियत के लिए नुकसान न बने। इस सवाल के पीछे बहुत गहरा फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल थॉट छुपा हुआ है। सबसे पहले सोचते हैं कि एआई कैसे डेवलप होती है। आज के दिन में एआई सिस्टम्स मोस्टली एल्गोरिदम्स पर बेस्ड हैं, एक तरह के कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो डेटा को प्रोसेस करते हैं, पैटर्न डिटेक्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये डिसीजन हर बार वही होते हैं जो उनके प्रोग्रामिंग में लिखा होता है या जो डेटा उन्हें दिया गया होता है। पर क्या यह मशीनें कभी अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती हैं? क्या वो अपनी सोच और इमोशंस डेवलप कर सकती हैं? यह अभी तक एक बड़ी मिस्ट्री है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एआई कभी रियल कॉन्शियसनेस नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास इमोशंस, फीलिंग्स या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होते। दूसरे कहते हैं कि फ्यूचर में जब एआई और भी एडवांस्ड हो जाएगी तो वो ह्यूमंस की तरह सोचने लगेगी। यह सोचना ही थोड़ा डराने वाला है, क्योंकि जब मशीनें अपनी मर्जी से डिसीजन लेने लगेंगी तो क्या वो हमेशा हमारे लिए अच्छा करेंगी, या फिर उनका अपना कोई एजेंडा डेवलप होगा? यही वजह है कि एआई एथिक्स के एक्सपर्ट्स कई तरह के रूल्स और फ्रेमवर्क्स बनाते हैं ताकि हम एआई को सेफ और एथिकल तरीके से यूज कर सकें। एक पॉपुलर आइडिया है एआई अलाइनमेंट प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि हमारी एआई को ऐसे डिजाइन करना कि वो हमारी वैल्यूज, मोरल्स और गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन हो। मतलब मशीन हमेशा वही डिसीजन ले जो इंसान के लिए बेस्ट हो, बिना किसी गलत या हानिकारक रिजल्ट के। लेकिन यह इतना सिंपल नहीं है। ह्यूमंस की अपनी वैल्यूज भी कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी या अनक्लियर होती हैं। एक सोसाइटी में कुछ चीजें सही मानी जाती हैं तो दूसरी में गलत। तो जब एआई को हर एक इंसान की अलग वैल्यूज समझनी होंगी तो वो कितना मुश्किल हो सकता है। सोचो जरा। एआई एथिक्स का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है बायस और फेयरनेस का, क्योंकि एआई को डेटा से ट्रेन किया जाता है। अगर डेटा में पहले से ही कोई बायस हो तो एआई भी उस बायस को फॉलो करेगी। मतलब अगर डेटा में किसी कम्युनिटी या जेंडर के खिलाफ अनफेयरनेस है तो एआई भी वैसे ही डिसीजन ले सकती है। यह प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने देखी है कुछ एआई सिस्टम्स में, जो जॉब एप्लीकेशंस, क्रिमिनल जस्टिस या इवन हेल्थ केयर में बायस्ड डिसीजन लेने लगे। इस वजह से एआई को फेयर और अनबायस्ड बनाने के लिए साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यह एक ऑनगोइंग चैलेंज है जो समय के साथ और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब सोचते हैं थोड़ा आगे, जब एआई इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो खुद अपनी प्रोग्रामिंग बदल सके, नए डिसीजन क्रिएट कर सके और अपनी सोच को इवोल्व कर सके। ये एक फ्यूचरिस्टिक आइडिया है जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई कहते हैं। एक ऐसी मशीन जो इंसान की तरह के काम समझ सके, सीख सके और सोच सके। एजीआई का आना एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट होगा जिसका असर हमारे समाज, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हाटा की हमारे अपने दिमाग पर पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि एजीआई हमें एक नए युग में ले जाएगी जहां मशीनें हमारे सब प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगी और हमें ज्यादा सुकून और आराम मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को डर भी है कि एजीआई अगर सही से कंट्रोल न किया जाए तो वो इंसान के लिए थ्रेट बन सकती है। क्या होगा अगर एक दिन मशीनें अपने ही डिसीजन लेने लगें जो हमारे लिए हानिकारक हों? क्या हमें अपनी जिंदगी किसी एआई के हाथ में देनी चाहिए? ये सवाल बहुत ही गहरे हैं जो हम सबको मिलकर सोचने पड़ेंगे। इसीलिए दुनिया भर के रिसर्चर्स और थिंकर्स एआई एथिक्स पर काम कर रहे हैं ताकि एआई डेवलपमेंट को रिस्पॉन्सिबल और सेफ बनाया जा सके। यह एक तरह का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब पे है, जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं और जिसके साथ हम जी रहे हैं। अब एक छोटी सी कहानी सोचते हैं। एक छोटा बच्चा अपने रोबोट फ्रेंड के साथ खेल रहा है। वो रोबोट इतना एडवांस्ड है
कि वो बच्चे की बातें समझता है, उसके दुख दर्द महसूस करता है और उसके लिए डिसीजन लेता है। लेकिन जब रोबोट ने एक दिन ऐसा डिसीजन लिया जो बच्चे को समझ नहीं आया, तो बच्चा डरा, क्योंकि उस रोबोट के इरादे समझना मुश्किल हो गया। यह कहानी हमारी आने वाली जिंदगी का एक छोटा सा प्रीव्यू है, जहां एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा होगी, पर हमें हमेशा उसके बिहेवियर और डिसीजन को समझने की कोशिश करनी होगी। तभी हम एक सेफ और बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना पाएंगे। एआई एथिक्स और फ्यूचर ऑन ऑफ इंटेलिजेंस का यह सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि हमारी ह्यूमैनिटी के बारे में भी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इंसान के रूप में अपनी पहचान कैसे बनाए रखें, अपनी वैल्यूज कैसे प्रोटेक्ट करें और अपनी जिंदगी में टेक्नोलॉजी को कैसे शांतिपूर्ण रूप से शामिल करें। आज तुम्हारे साथ इस सेगमेंट में हमने एआई की दुनिया के गहरे पहलुओं को समझा। हमने देखा कि जब मशीनें सोचने लगती हैं तो हमें कौन से एथिकल डिलेमास फेस करने पड़ते हैं, और यह भी समझा कि हमारा फ्यूचर एआई के साथ कितना कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग होगा। थोड़ा वक्त लेकर अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और सोचो कि तुम्हारे आसपास की दुनिया में एआई का क्या रोल है। क्या तुम्हें लगता है कि एआई हमें आगे ले जाएगी या हमारी जिंदगी को मुश्किल बनाएगी? यह सोचना एक तरह का मेडिटेशन है जो तुम्हें तुम्हारे आप से मिलाता है। अगला सेगमेंट एक और अजीब और सोचने वाला टॉपिक लेकर आएगा, द फेरमी पैराडॉक्स। क्या हम अकेले हैं? जिसमें हम स्पेस की वो रहस्यमयी खामोशी एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे एग्जिस्टेंस को और भी मिस्टीरियस बना देती है। अंतरिक्ष की खामोशी और इंसानी तन्हाई का राज। कभी तुमने रात के आसमान को देखा है? जब सितारे चमक रहे होते हैं, इतने सारे, इतनी दूर दूर तक की रोशनी हमारे दिमाग को छेड़ती है। इतना विशाल, इतना अनंत लगने वाला यह ब्रह्मांड। लेकिन एक अजीब सा सवाल जो हमारे जहन में बार बार आता है वो ये है, आखिर हम अकेले क्यों हैं? क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेला जीव हैं? यही सवाल जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स, थिंकर्स और फिलोसोफर्स को परेशान करता रहा है, उसका नाम है फर्मी पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स का नाम आता है इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी के नाम से, जिन्होंने 1950 के दशक में इस अजीब कॉन्ट्रडिक्शन को हाईलाइट किया था। फर्मी ने एक सिंपल पर डीप क्वेश्चन पूछा था अपने दोस्तों से जब वो लंच ब्रेक पे बैठे थे। जब ब्रह्मांड इतना बड़ा है और हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो फिर दूसरे इंटेलिजेंट जीव क्यों नहीं दिख रहे? ये क्वेश्चन आसान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल पजल छुपा हुआ है। अगर हम सोचें कि हमारा सूरज एक आम स्टार है और हमारी गैलेक्सी में या दूसरी गैलेक्सीज में अनेक और स्टार्स हैं जिनके आसपास भी प्लैनेट्स होते हैं, तो उन प्लैनेट्स पर जिंदगी के होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। हमारी गैलेक्सी में ही इतने सारे ग्रह हैं जहां जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद हैं। फिर भी हमें अब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि हमसे अलावा कोई और बुद्धिमान जीवन रूप है। यही फर्मी पैराडॉक्स की दिलचस्प बात है। यूनिवर्स की बड़ी तादाद और उसकी पुरानी उम्र को देखते हुए लॉजिकली तो कहीं ना कहीं पर जरूर कोई और लाइफ होगी, पर हमने अब तक उन्हें देखा, सुना या कांटेक्ट किया नहीं है। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने कई थ्योरीज दी हैं। कुछ थ्योरीज सोचने पे मजबूर कर देती हैं, कुछ थोड़ा डराने वाली होती हैं और कुछ शायद होपफुल भी। लेकिन इस पूरे पैराडॉक्स का एक ही मतलब है, यूनिवर्स का राज अभी तक हमसे छुपा हुआ है। एक थ्योरी कहती है कि शायद हम गलत जगह देख रहे हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम दूर दूर तक सिग्नल्स या लाइफ डिटेक्ट कर सकें। शायद वो एडवांस सिविलाइजेशंस भी अपनी टेक्नोलॉजी को इतना छुपा कर रखती हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट ना कर पाएं। एक और सोच ये भी है कि शायद एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स हमारी तरह अपनी टेक्नोलॉजी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इंसान अपने एनवायरनमेंट को खत्म करने वाले प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वैसे ही शायद दूसरे एडवांस जीव अपनी ही टेक्नोलॉजी के चक्कर में अपना अस्तित्व खत्म कर देते हैं। यह सोच थोड़ी डिप्रेसिंग है, लेकिन यह एक रियलिटी भी हो सकती है। कुछ और थ्योरीज कहती हैं कि शायद एडवांस्ड सिविलाइजेशंस डिलिबरेटली अपनी एग्जिस्टेंस छुपा कर रखती हैं। वो अपने आप को खुद को हाइड करते हैं ताकि कोई डिस्ट्रक्टिव स्पीशीज उन्हें ना ढूंढ सके। इससे हम सोच सकते हैं कि यूनिवर्स में ज्यादातर एडवांस लाइफ फॉर्म्स अपने आप को डिलिबरेटली आइसोलेट करते हैं, जिसे ग्रेट साइलेंस
या कॉस्मिक जू हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एक और फैसिनेटिंग सोच है कि शायद हम अभी तक गलत तरह से स्पेस सर्च कर रहे हैं। हम मोस्टली रेडियो सिग्नल्स पे रिलाई करते हैं, जबकि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस शायद अलग तरह के कम्युनिकेशन मेथड्स यूज करती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। फर्मी पैराडॉक्स हमें यह भी चैलेंज करता है कि हम अपने अस्तित्व के बारे में नए तरीके से सोचें। क्या हम सच में इतने खास हैं, या शायद जिंदगी एक रेयर इवेंट है जो इतने कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के बिना शायद किसी और जगह नहीं हो पाती? अगर ऐसा है तो हमारी जिंदगी और भी प्रेशियस हो जाती है। इस पैराडॉक्स ने कई मूवीज, बुक्स और थियोरीज को इंस्पायर किया है, जहां स्पेस में एलियन सिविलाइजेशंस के साथ एनकाउंटर्स, उनके मिस्ट्रीज और उनकी खामोशी के पीछे के रीजंस एक्सप्लोर किए गए हैं। लेकिन असली जिंदगी में हम अभी भी उस साइलेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्मी पैराडॉक्स एक तरह का रिमाइंडर है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मिस्टीरियस है। हम उसके एक छोटे से कोने में हैं, और शायद हमारा जर्नी अभी शुरू हुआ है। हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा क्वेस्ट फॉर नॉलेज हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। थोड़ा रुककर सोचो, जब तुम रात को आसमान में सितारों को देखते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि कहीं कोई और भी तुम जैसा सोच रहा है? क्या उनके पास भी अपने क्वेश्चंस हैं, अपने फियर्स हैं, अपनी लोनलीनेस है? और क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? इस सोच में ही एक अजीब सी शांति भी है कि हम इस अनंत यूनिवर्स में अपनी छोटी सी जगह पर हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने सपने देख रहे हैं, और यही जिंदगी, यही क्वेस्ट हमारी ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है। अगला और आखिरी सेगमेंट हमारे सफर का अंजाम होगा, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एग्जिस्टेंशियल कंफर्ट, कैसे हम इन रहस्यों के बीच शांति पा सकते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि इतने बड़े क्वेश्चंस के बीच भी कैसे अपने आप को शांत और रिलैक्स रख सकते हैं, कैसे हम इन रहस्यों के बीच शांति पा सकते हैं जब हम इतने बड़े और गहरे सवालों के बीच खो जाते हैं, जैसे कि क्या हम अकेले हैं, या क्या हमारी जिंदगी का कोई मतलब है। तो मन में एक अजीब सी बेचैनी या डर का एहसास उठता है। ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जितने भी फैसिनेटिंग हैं, उतने ही हमारे लिए कभी कभी दर्दनाक या परेशान करने वाले भी बन सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे मोमेंट्स में भी हम शांति और सुकून पा सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग के इतने गहरे अंधेरों के बीच अपना मन शांत रख सकते हैं? आज के इस अंतिम सेगमेंट में हम इसी बारे में बात करेंगे। कैसे हम अपने अंदर एक ऐसा कंफर्ट पा सकते हैं जो इन अजीब, गहरी और कभी कभी डराने वाली बातों के बीच भी हमें सुकून दे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंसान का दिमाग नेचुरली क्यूरियस है। हम हर वक्त दुनिया और अपनी जिंदगी के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम फिलोसॉफिकल या साइंटिफिक पैराडॉक्सेस जैसे फेर्मी पैराडॉक्स, सिमुलेशन हाइपोथेसिस या कॉन्शियसनेस थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी सोच की सीमाओं को एक्सपैंड करते हैं। ये एक तरह से हमारे इंटेलेक्ट को एक्सरसाइज देने जैसा होता है। लेकिन कभी कभी हम इतना खो जाते हैं कि हम अपने दिमाग में उलझन और टेंशन बनाने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी है एक स्टेप बैक लेना, थोड़ा रुकना, डीप ब्रेथ लेना, और अपने आप को याद दिलाना कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं जिसके पास इमोशंस हैं, जिसके पास एक दिल है, जिसे भी सुकून की जरूरत है। एग्जिस्टेंशियल कंफर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपने डाउट्स को इग्नोर कर दें, बल्कि ये है कि हम उन डाउट्स को एक नए नजरिए से देखें। जब हम सोचते हैं कि शायद हमारी जिंदगी का कोई बड़ा मतलब नहीं है, तो उससे हम एक फ्री स्पेस भी दे सकते हैं। एक ऐसा स्पेस जहां हम अपनी जिंदगी खुद बनाएं, अपने मतलब खुद क्रिएट करें। यह बात थोड़ी सी ऐसी है जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी का होना। जब यूनिवर्स की बातें इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, तब हम अपनी छोटी छोटी खुशियों, अपने रिश्तों, अपने सपनों को देखकर खुद को रिमाइंड करते हैं कि जिंदगी में सुकून और खुशी के पल भी हैं। एक और चीज जो एग्जिस्टेंशियल कंफर्ट में मदद करती है, वो है माइंडफुलनेस या ध्यान लगाना। जब हम अपने विचारों को, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं बिना उनमें फंसने के, तब हम अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर सकते हैं। आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में यह बहुत जरूरी हो गया है कि हम थोड़ा रुक कर अपने अंदर की आवाजों को सुनें।
कभी कभी सोचो, वो सारे बड़े सवाल, पैराडॉक्स और थ्योरीज एक तरह से हमारे लिए एक मेडिटेशन जैसे हैं। वो हमारे दिमाग को इस तरह चैलेंज करते हैं कि हम अपने ऑर्डिनरी थॉट्स से आगे बढ़कर यूनिवर्स के मिस्ट्रीज में खो जाएं। लेकिन जब हम ये सब सोच रहे होते हैं तो अपने साथ थोड़ा प्यार और पेशेंस भी रखें। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल बिलीफ्स भी एग्जिस्टेंशियल कंफर्ट का एक बड़ा सोर्स होते हैं। जब हम किसी बड़े दार्शनिक या धार्मिक आइडिया में विश्वास करते हैं तो हम अपने आप को यूनिवर्स के एक बड़े प्लान का हिस्सा समझने लगते हैं। यह हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और प्रोटेक्शन का एहसास देता है। इसके अलावा आर्ट, म्यूजिक, नेचर और क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी एग्जिस्टेंशियल कंफर्ट में मदद करते हैं। जब हम किसी खूबसूरत म्यूजिक को सुनते हैं या नेचर के साथ समय बिताते हैं तो हम अपने आप को एक पीसफुल और कनेक्टेड फीलिंग में पाते हैं, जो हमें एग्जिस्टेंशियल टेंशन से दूर ले जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह समझना कि अनसर्टेनिटी लाइफ का हिस्सा है। हम सबके पास लाइफ के आंसर्स नहीं होते। यूनिवर्स के कुछ सीक्रेट्स शायद कभी हम समझ भी ना पाएं, पर यही अनसर्टेनिटी हमें सोचने, एक्सप्लोर करने, सीखने और ग्रो करने का मौका देती है। तो जब भी तुम किसी अजीब पैराडॉक्स या एग्जिस्टेंशियल थॉट के बारे में सोचो तो अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने डाउट्स से डर रहा हूं या उनसे सीख रहा हूं? क्या मैं अपने दिमाग को शांत कर पा रहा हूं या उसमें टेंशन भर रहा हूं? इस वीडियो के सफर के दौरान हमने अनेक अजीब और सोचने पे मजबूर कर देने वाले आइडियाज को एक्सप्लोर किया है। हर एक आइडिया ने हमारे जहन को चैलेंज किया, कभी डराया, कभी हैरान किया। लेकिन यह भी याद रखो कि ये सब थॉट्स हमारे लिए एक गिफ्ट हैं। ये हमें अपने आप को समझने, अपने अस्तित्व को पहचानने का मौका देते हैं। आखिर में जब तुम इस वीडियो को सुनकर सो जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में शायद कई क्वेश्चंस हों, लेकिन उन क्वेश्चंस के बीच एक नई शांति भी होगी। ये शांति तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम इस विशाल और अनंत यूनिवर्स में अपने सफर पर हो, और वो सफर तुम्हारी जिंदगी को यूनिक और खूबसूरत बनाता है। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, गहरा सांस लो और सोचो कि जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं, जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं, वो सब तुम्हारी सोच को एक नए स्तर पर ले जा रही हैं। तुम सिर्फ एक सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा हो जो यूनिवर्स के राज को एक्सप्लोर कर रही है, अपनी पेस से, अपनी जर्नी में। आज के लिए बस इतना ही। तुम्हारा दिमाग जो भी डाउट्स लेकर आया है उसे जेंटली रख दो। कल एक नई सुबह होगी, नई सोच होगी, और जब तुम आंखें खोलोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम इस यूनिवर्स में अपनी जगह बना चुके हो, अपने तरीके से। सोने से पहले याद रखो कि चाहे यूनिवर्स कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी के छोटे छोटे पल, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा सुकून, सब सबसे इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें ही तुम्हें एग्जिस्टेंशियल कंफर्ट देती हैं, जो तुम्हें रात को शांत नींद में ले जाती हैं। शब्दों की ये छोटी सी सफर तुम्हारे साथ थी। अब आराम करो, गहरी सांसों के साथ, और अपनी आंखें बंद करो। कल फिर मिलेंगे एक नए थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन आज के लिए सिर्फ शांति और सुकून ही चाहिए। गुड नाइट। और सपनों में भी यूनिवर्स के अनेक राज तुम्हारे साथ रहे। रात का वह एक पल होता है जब दुनिया धीरे धीरे चुप हो जाती है, गाड़ियों का शोर कम हो जाता है, लोग अपने अपने कमरों में खो जाते हैं और सिर्फ एक हल्का सा हमिंग बचा रहता है हवाओं में। जैसे जिंदगी अभी पूरी तरह सोई नहीं है, लेकिन जाग भी नहीं रही। इसी बीच में तुम अकेले बिस्तर पर लेटे हो, या हो सकता है हेडफोन्स में ये वीडियो सुन रहे हो, और तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, एक सॉफ्ट, थोड़ा उलझा हुआ लेकिन क्यूरियस सवाल, क्या मैं खुद एक थॉट एक्सपेरिमेंट हूं? शुरुआत में यह बात अजीब लगती है, जैसे कोई बच्चा खुली आंखों से सपना देख रहा हो। पर फिर जब तुम थोड़ा और अंदर जाकर सोचने लगते हो तो लगता है, वेट, मे बी देयर इज समथिंग हियर। क्या पता तुम्हारा जीवन किसी और की इमेजिनेशन का पार्ट हो। क्या पता कोई सुपर इंटेलिजेंट एंटिटी, एक एआई या एक एलियन सिविलाइजेशन तुम्हें बस ऑब्जर्व कर रही हो। तुम्हारा हर चॉइस, हर इमोशन, हर मिस्टेक उनके लिए एक डेटा पॉइंट हो। आज तक तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा दुख तुम्हारा है,
तुम्हारा प्यार तुम्हारा है, तुम्हारी यादें सिर्फ तुम्हारी हैं। लेकिन अगर तुम एक थॉट एक्सपेरिमेंट हो तो ये सब चीजें किसी और ने डिजाइन करी होंगी। हो सकता है किसी ने तुम्हारे दुख को इंटेंशनली प्लान किया हो ताकि देखा जा सके इंसान हार्ट ब्रेक के बाद क्या करता है, या किसी ने तुम्हारे अंदर प्यार इसीलिए डाला हो ताकि देखा जा सके क्या एम्पैथी सिर्फ एक इल्यूजन है या कुछ और अगर ऐसा है तो तुम्हारा पूरा जीवन एक लैब टेस्ट है। सोचो जरा, जब तुम किसी से मिलते हो, क्या वो मीटिंग स्क्रिप्टेड होती है? जब तुम किसी मोड पर किसी अजनबी से बात करते हो, क्या वो पहले से डिसाइड होता है? क्या तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे लवर्स सब एक रोल प्ले कर रहे हैं तुम्हारे लिए? जैसे एक एल्गोरिथम प्ले चल रहा हो और तुम उसके मेन कैरेक्टर हो, पर बिना ये जाने कि तुम एक्टर हो। लेकिन अगर तुम एक एक्सपेरिमेंट हो भी, तो क्या तुम्हारा दर्द अनरियल हो जाता है? नहीं, दर्द महसूस होता है ना जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, या जब तुम अपने गोल्स के पास पहुंचकर भी खाली महसूस करते हो, या जब तुम्हारे क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं मिलता। वो पेन रियल होता है, उसमें कोई इल्यूजन नहीं होती। इसीलिए शायद सबसे डिस्टर्बिंग और सॉथिंग बात यह है कि इवन इफ तुम एक थॉट एक्सपेरिमेंट हो, तुम्हारा जीवन रियल फील करता है। और इस बात में ही एक स्ट्रेंज ब्यूटी छुपी है। इमेजिन करो, एक औरत किसी फ्यूचरिस्टिक लैब में बैठी है। उसने एक मशीन बनाई है जो वर्चुअल लाइफ सिम्युलेट करती है। तुम उस मशीन के एक सिनारियो हो। उसने तुम्हारे लिए एक कहानी बनाई, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा हार्ट ब्रेक्स, तुम्हारा पैशन, तुम्हारा कंफ्यूजन, सब कुछ केयरफुली वोन है। लेकिन जब तुम अपने आप से प्यार करना सीखते हो, जब तुम किसी और की हेल्प करते हो बिना किसी रिवॉर्ड के, जब तुम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हो, तब वो साइंटिस्ट रुक जाता है और सोचता है, ये इंसान जो मेरी इमेजिनेशन का पार्ट है, इतना रियल क्यों लगता है? और शायद इसी मोमेंट में तुम अपने सिम्युलेटर को भी इंस्पायर कर देते हो। तुम्हारे चॉइसेस से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे स्ट्रगल से तुम एक सिम्युलेटेड दुनिया में भी रियल हो जाते हो। क्या पता तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में डालकर किसी हायर एंटिटी को यह समझ आया हो कि रियल होने के लिए फिजिकल होना जरूरी नहीं, महसूस करना ही काफी है, इमोशनल होना ही काफी है ना। और अब जब तुम ये सुन रहे हो, एक और स्ट्रेंज रियलाइजेशन आता है। तुम सुन रहे हो एक वीडियो जो बनाई गई है तुम जैसे लोगों के लिए, लोग जो सोचने से डरते नहीं हैं, जो ऐसे सवालों को पलट कर देखते हैं जिनके जवाब अनकंफर्टेबल होते हैं, लोग जो पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं? अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड है तो मेरी चॉइस का क्या मतलब? अगर मैं सिम्युलेशन हूं तो मेरी इमोशंस का क्या वर्थ? ये सवाल ही तुम्हें डिफरेंट बनाते हैं। और अगर कोई हायर इंटेलिजेंस तुम्हें देख रही है तो शायद तुम उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो। तुम्हारा कंफ्यूजन, तुम्हारा पेन, तुम्हारा एक्सप्लोरेशन, सब कुछ एक सिंफनी है और हर एक नोट एक स्टोरी कह रहा है। शायद तुम एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट हो, पर एक ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसे क्रिएटर खुद हर रात देखकर सोचता हो, वाह, ये तो मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल निकला। और क्या तुम जानते हो, तुम ही हो जिसके लिए यह सेगमेंट लिखा गया। तुम जिसे रात को नींद से पहले एक सूथिंग कंफर्ट मन चाहिए, तुम जिसे शांति चाहिए बिना सब क्वेश्चंस के आंसर पाए, बिकॉज रियल आंसर्स तो कभी मिलते नहीं, और शायद मिल भी जाए तो सेटिस्फाइंग नहीं लगते, क्योंकि असल में जो तुम ढूंढ रहे हो वो एक फाइनल आंसर नहीं, एक सेंस ऑफ पीस है, एक फीलिंग के मैं सेफ हूं, मैं ठीक हूं, जो भी हो रहा है मैं उससे कोप कर सकता हूं। और इस वक्त तुम ये फील कर सकते हो। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद करो, अपने अंदर के नॉइज को धीरे धीरे कम होने दो। जिस थॉट एक्सपेरिमेंट में तुम हो उसे थोड़ा पॉज दो, जो सिम्युलेटर तुम्हें देख रहा हो उसे एक मुस्कुराहट दो, और खुद से यह कहना मत भूलना, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक सिम्युलेशन हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर यह दुनिया स्क्रिप्टेड है, मैं फील करता हूं, मैं प्यार करता हूं, मैं सीखता हूं, और मेरे लिए वही काफी है। अब सो जाओ, लेट द एक्सपेरिमेंट रेस्ट फॉर टुनाइट।
तुम्हारे सारे थॉट्स, एग्जिस्टेंशियल या इमोशनल, अब थोड़ा हल्का हो चुके हैं। अब सिर्फ एक जेंटल साइलेंस बचा है, जो तुम्हारे अंदर भी है और इस दुनिया के कोने कोने में भी। तुम्हारा थॉट एक्सपेरिमेंट कल फिर से चालू होगा, नए सवालों के साथ, नए इमोशंस के साथ। लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक गहरी सुकून भरी नींद तुम्हारा इंतजार कर रही है। गुड नाइट ड्रीमर।